गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और आज मैं तुम्हारे को बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड का सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे आज हम। और उसमें इस यूनिट में भी 2 चैप्टर्स हैं, तो हम पहला चैप्टर करेंगे, यानी ये पेपर सेकेंड का तीसरा चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है रियल गैसेस, वास्तविक गैसें। इससे पहली वाली यूनिट में हमने आइडियल गैस, आदर्श गैसों के बारे में पढ़ा था। आदर्श गैस का बिहेवियर कैसा रहता है, कौन से सिद्धांतों की वो पालना करती है, कौन सी उसके अंदर अवस्था समीकरण लगती है और किस प्रकार से उसमें ताप, दाब और आयतन में बदलाव आता है। आज हम इसके अंदर वास्तविक गैसें पढ़ेंगे और इसकी सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं आदर्श गैस समीकरण। हम इसमें पूर्व में पढ़ चुके हैं कि एक आदर्श गैस दाब, आयतन व ताप के सभी मानों के लिए बॉयल व चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। यह हम सिद्ध कर चुके हैं उससे पहले। इस नियम से 1 ग्राम अणु या 1 मोल आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण PV बराबर RT होता है। वैसे तो nRT होता है, लेकिन 1 ग्राम मोल ले लिया, 1 मोल ले लिया तो PV इक्वल्स टू RT हो गया। यहाँ पर n का मान 1 हो गया। यह समीकरण आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। और ये जो गैस समीकरण है, इसके लिए कुछ मुख्य परिकल्पनाएं हमने मानी है, कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हमने माने हैं। वो क्या क्या है? उसमें से भी जो बेसिक पोस्टुलेट्स कई सारे हमने माने थे, लेकिन उनमें से मुख्य जो हैं वो 2 हैं। एक तो है गैस के अणुओं का आकार नगण्य होता है, और दूसरा हमने ये माना है कि गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता, और सारी की सारी जो ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी उसमें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। और हमने क्या मान रखा है इसके अंदर कि PV बराबर कांस्टेंट होता है, PV इक्वल्स टू RT होता है। अगर हम T को कांस्टेंट कर दे तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि बॉयल का नियम है, इसकी परिकल्पना की गई थी। और हमने क्या माना था? आदर्श गैस का ताप स्थिर रखकर चाहे कितना भी दाब बढ़ाएं, गैस उसी अवस्था में बनी रहेगी। यानी PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे प्रेशर कितना भी इंक्रीज़ करें, अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो गैस उसी अवस्था में रहेगी। न तो वो आदर्श गैस को द्रवित किया जा सकता है और न ही उसे ठोस बनाया जा सकता है। तो ये हमारी मुख्य परिकल्पनाएं थी जो कि आदर्श गैस से संबंधित थी। अब ये आदर्श गैस जो है वो आइडियल गैस जो है वो हमारी हाइपोथेटिकल है। अब वास्तव में जो ये नियम वगैरह लगाए गए, ये नियम जब वास्तविक गैसों पर लगाए तो क्या हुआ? आदर्श, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आदर्श गैस समीकरण के विचलन। तो सबसे पहले बॉयल ने इस पे, क्योंकि बॉयल का नियम दिया था, बॉयल ने आदर्श गैस के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया और स्वयं बॉयल ने ये पाया कि गैस समीकरण केवल आदर्श परिस्थितियों में ही लागू होता है। अब ये आदर्श परिस्थिति कौन सी है? उसने ये पाया कि हाई टेम्परेचर, उच्च ताप, और लो प्रेशर, निम्न दाब पर ही लागू होता है। किसी गैस के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए नियत ताप पर PV वक्र खींचे जाते हैं। इन वक्रों को समतापी कहते हैं, आइसोथर्मल्स कहते हैं। मतलब अगर हम किसी बिहेवियर ऑफ गैस को पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, कर्व्स आर ड्रॉन बिटवीन P and V, और PV curves are drawn and these are called isothermals because they are drawn at constant temperature. यदि आदर्श गैस समीकरण सही है तो ये जो आपके आइसोथर्मल्स हैं वो समकोणिक अतिपरवलय प्राप्त होने चाहिए। अब इसमें बॉयल ने खुद ने ही ये कहा था कि अगर PV आप आइसोथर्मल ग्राफ प्लॉट करते हो P और V के बीच में, और गैस समीकरण जो हमारी आदर्श गैस समीकरण है उसकी कोई भी गैस अगर उसकी पूर्ण रूप से पालना करती है तो जो आपको ग्राफ का शेप प्राप्त होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? समकोणिक हाइपरबोला होना चाहिए, यानी इक्विलेटरल हाइपरबोलिक शेप होना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है?
वास्तव में जब प्लॉट करके देखा गया तो ऐसा किसी का भी लिए भी प्राप्त नहीं हुआ उसे, परंतु प्रयोगों से स्पष्ट है ऐसा कदाचित ही होता ही नहीं था ऐसा। तो उसके लिए फिर क्या, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, केवल बॉयल ने नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया। उनमें से एक अध्ययन के लिए रेनॉल्ड ने अध्ययन के लिए कुछ प्रयोग किए। उन्होंने क्या करा, 3 गैसें ली, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर विभिन्न ताप व दाब पर अध्ययन किया। मतलब उन्होंने क्या करा, टेम्परेचर को बदला, फिर पीवी ग्राफ बनाए, फिर प्रेशर बदला, फिर पीवी ग्राफ बनाए, ऐसे करके अलग अलग वेरिएशन करके उन्होंने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अध्ययन किया। इसी प्रकार अमेगा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इस गैस का अध्ययन किया, 3000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक निरीक्षण किया, मतलब इतना प्रेशर बढ़ा के उन्होंने उसको स्टडी किया। अब ये जो इन्होंने रेनॉल्ड्स और इन्होंने करा, उन सब का अध्ययन करने, मतलब उनका अगर हम निचोड़ निकालें तो हम तीनों को ये 3 ग्राफ द्वारा समझा सकते हैं कि उनके जो अध्ययन है उसका नतीजा क्या निकला। इनके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए पीवी को पी के साथ आलेखित किया गया। तो हमने क्या करा, जो 3 गैसें, मतलब जो ये रेनॉल्ड वगैरह ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, इन तीनों गैसेस को कंपेयर करने के लिए उन्होंने क्या करा, ग्राफ्स बनाए। अलग अलग उन्होंने पहले रीडिंग्स ले ली और रीडिंग्स लेने के बाद पीवी वर्सेस पी ग्राफ प्लॉट किए। तो पहला ग्राफ आप दे रहा है वो हाइड्रोजन के लिए है, दूसरा ग्राफ है वो नाइट्रोजन के लिए है, और तीसरा ग्राफ आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं हाइड्रोजन ग्राफ। हाइड्रोजन ग्राफ में 2 ग्राफ बनाए हुए हैं हमने, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और दूसरा जो ग्राफ है वो हमने बना रखा है नाइट्रोजन का, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 डिग्री सेंटीग्रेड है अगेन। और अगर हम तीसरे ग्राफ की बात करें तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ ग्राफ्स हैं, और जिसमें एक 0 डिग्री पर है, 10 डिग्री पर है, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्राफ है। ये तीनों ग्राफ्स हमारे पीवी वर्सेस पी हैं, तीनों गैसेस के लिए। अब इन गैसेस को अगर हम देखें और इनका अध्ययन करें तो बॉयल ने जो अज्यूम किया था, बॉयल ने क्या अज्यूम किया था, उसने कहा था पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो अगर पीवी वर्सेस पी ग्राफ बनाया जाता है तो वो क्या आना चाहिए, वो एक सीधी रेखा ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको पहले चित्र में दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन में आदर्श गैस का ग्राफ कुछ सीधी रेखा पी के सापेक्ष समानांतर रेखा के रूप में प्राप्त होना चाहिए। लेकिन हम तीनों ही ग्राफों पे अगर नज़र डालें तो ऐसा किसी भी गैस के अंदर प्राप्त नहीं हुआ। हम सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के व्यवहार का अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस जो है उसके अंदर क्या हुआ, उसमें 0 डिग्री टेम्परेचर पे देखें चाहे 200 डिग्री टेम्परेचर पे देखें, पीवी का मान पी के साथ लगातार बढ़ता जाता है ना। अच्छा, दूसरा, अब हम नाइट्रोजन गैस का व्यवहार देखें। नाइट्रोजन गैस के व्यवहार में क्या हो रहा है, पीवी का मान पी के साथ बढ़ने के साथ प्रारंभ में थोड़ा सा कम होता है, एक टेम्परेचर तक कम होता है, उसके बाद एक प्रेशर तक कम होता है, और उसके बाद एकदम तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही व्यवहार शुरू कर देता है बाद में जैसा हाइड्रोजन गैस कर रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का व्यवहार कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का व्यवहार में हम क्या करते हैं, ये एक विशेष प्रकार के ग्राफ है, आपको अलग ही तरीके के दिख रहे हैं, है ना। तो इसमें मुख्य बातें क्या हैं, सबसे पहले ये है कि लगभग 30 डिग्री से कम ताप पर वक्र का एक भाग पीवी अक्ष के समानांतर होता है, यानी पी नियत रहता है और वी बदलता रहता है। देख लो, आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है, पी कांस्टेंट है और वी हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है
ये जो अवस्था है, ये जिसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, ये अवस्था कौन सी है? ये वाष्प के संघनन की स्थिति कहलाती है, यानी कंडेंसेशन ऑफ वेपर की स्थिति कहलाती है। लेकिन आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद वापस से बढ़ना शुरू हो गया। ग्राफ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा हाइड्रोजन गैस के सापेक्ष दिखाई देता है। तो उच्च दाब के साथ पुनः हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस के भांति पीवी वक्र बढ़ने लगता है। अब लेकिन ताप के बढ़ने के साथ इन वक्रों की वक्रता कम होती जाती है। ये देख लीजिए, वक्रता कम होती गई। पहले तीखे तीखे ग्राफ थे और फिर बाद में ढलवा होते चले गए, है ना, हॉरिजॉन्टल होते चले गए। तो इन वक्रों का न्यूनतम बिंदु से और क्या चीज़ हो रही है? इन वक्रों का न्यूनतम बिंदु मूल बिंदु से दूर हटते जाते हैं। यदि न्यूनतम बिंदुओं को मिला जाए तो एक परवलय प्राप्त होता है। अब ये देख लीजिए ग्राफ के अंदर, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है? जो उनका लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा शिफ्ट होता जा रहा है, और सभी लोएस्ट पॉइंट्स को, सबसे निम्नतम बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो हमें एक पैराबोलिक शेप प्राप्त हो रहा है ना। वास्तव में सभी गैसों का व्यवहार CO2 जैसा होता है। अब ये साइंटिस्ट ने अनेकों अध्ययन के बाद पता लगाया कि ज़्यादातर जितनी भी गैसें उस वक्त मौजूद थी उन सभी का व्यवहार करीब करीब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के समान ही होता है। पीवी का मान नाइट्रोजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अधिक स्पष्ट है। इससे ये ज्ञात होता है कि शीघ्र द्रवित होने वाली गैस बॉयल के नियम से अधिक विचलन प्रदर्शित करती हैं। अब इसके अंदर क्या आ गया? पीवी का मान में क्या नाइट्रोजन गैस से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में एकदम से स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं वो उतना ही बॉयल के नियम से अधिक विचलित होती हैं। सभी गैसों के लिए ये पाया गया कि निम्न ताप व कम दाब पर पीवी का मान दाब P के बढ़ने पर घटता है। एक नियत ताप पर पीवी ग्राफ P अक्ष के समानांतर हो जाता है, अर्थात एक ताप पर गैस बॉयल नियम का पालन करती है और इस ताप को बॉयल ताप कहते हैं। अब क्या है, मतलब वास्तव में क्या होता है? सभी गैसों के लिए अध्ययन से ये पाया गया था कि जब एक टेम्परेचर ऐसा होता है प्रत्येक गैस के लिए जिस पर उस टेम्परेचर पर वो बॉयल के नियम का पालन करती है ना, और उस टेम्परेचर को हम बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। और उससे लोअर और उससे अपर, यानी बॉयल ताप से नीचे और बॉयल ताप से ऊपर, दोनों ही परिस्थितियों में वो विचलन प्रदर्शित करती है। अब आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में एक बॉयल ताप पर है, उसमें करीब करीब पहले सीधी रेखा ग्राफ है और बाद में बढ़त होती दिखाई दे रही है। दूसरा जो बॉयल ताप के नीचे जो ग्राफ है उसके अंदर क्या हो रहा है? नीचे डिक्रीज हो रहा है और फिर बाद में इंक्रीज हो रहा है, और बॉयल ताप से ऊपर इंक्रीज दिखाई दे रहा है हमारे को। तो इन तीनों से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अब ये निष्कर्ष एक साइंटिस्ट ने नहीं निकाला था, बहुत सारे साइंटिस्ट ने निकाला। जैसे बाद में एंड्रयूज, हॉलबॉर्न, ओन्स ने भी विभिन्न प्रयोग करे। एंड्रयूज के प्रयोग से गैस के वास्तविक व्यवहार की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। अब इतने सारे साइंटिस्ट ने करा, उनमें से एक साइंटिस्ट है एंड्रयूज। एंड्रयूज ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे वास्तविक व्यवहार का विस्तृत अध्ययन किया था और उस प्रयोगों के आधार पर वैन डर वाल ने एक नई समीकरण दी थी। तो इन सभी साइंटिस्ट के मिले जुले प्रभाव से हमें कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए। वो निष्कर्ष क्या है? सबसे पहला निष्कर्ष ये है कि कोई भी गैस आदर्श नहीं होती, यानी कोई भी गैस जो है वो आदर्श गैस समीकरण की पालना नहीं करती। दूसरा, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें, यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये समीकरण से अधिक विचलन प्रदर्शित करती हैं। और स्थायी कहलाने वाली गैसें जो करीब करीब मतलब गैस ये रूप में ही रहती है, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो कम विचलन दिखाती हैं। तीसरा मुख्य बिंदु ये था कि प्रत्येक गैस के लिए एक ताप होता है जिस पर पीवी का मान P के सापेक्ष स्थिर रहता है, और उस टेम्परेचर को हम बॉयल ताप कहते हैं।
बॉयल ताप के नीचे पीवी का मान पी के बढ़ने से पहले कम होता है, फिर बढ़ता है, और बॉयल ताप के ऊपर पीवी का मान पी के बढ़ने के साथ लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि वास्तव में हमने अभी जो आदर्श गैस समीकरण इससे पहले वाले यूनिट में पढ़ी है, वो हमने पढ़ा है एक आदर्श परिस्थिति, यानी कि गैस जो है जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं वो इस तरीके से व्यवहार करनी चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप में जो गैसें आपके पास उपस्थित हैं या मौजूद हैं, वो पूर्ण रूप से उस व्यवहार की पालना नहीं करती। तो हमने अभी प्रारंभ में देखा कि किस प्रकार से वो विचलित होती हैं। अब ये विचलन का क्यों होती है, इसके लिए क्या प्रायोगिक अध्ययन किए थे, और क्या हमें गैस समीकरण को बदलना चाहिए, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।